अगर आपने केवल इस सैंपल पेपर को रट्टा मान लिया ढंग से, अब तो रट्टा मारने वाली बात कहूंगा, दिमाग से करने वाली बात चली गई अब। अगर आपने इस सैंपल पेपर को रट लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं 70 में से 65 नंबर आ जाएंगे आपके, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो। रद्दी क्वालिटी के हो, समझ रहा रवीश भाई? ठीक है, तो भैया पास पास हो गए अच्छे नंबर से, मतलब ठीक ठाक नंबर आएंगे, 50 नंबर आ जाएंगे, मतलब रद्दी। ध्यान दीजिए भैया, देखिए भैया, तो भाई प्लीज क्या रहा है, ध्यान दीजिए बेटा, ये भैया है अब सीबीएसई 2022-23 का, सीबीएसई का। देखिए एक बार बता दूं मैं, सीबीएसई का सैंपल पर एक बात और बता दो, शायद आपको पता नहीं हो कि सीबीएसई का सैंपल पर सबसे हार्ड होता है, जितने भी सैंपल पर आते हैं ना, सबसे हार्ड सैंपल पर आता है, और ये कभी नहीं आता। लेकिन इसको कर लोगे तो आपकी नॉलेज पता लग जाएगी भैया आपकी तैयारी ठीक ठाक है या नहीं है। हाँ देखिए भैया, कह रहा भैया, देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए भैया, कल कॉपी में चेक करूंगा, मतलब चेक करूंगा, आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है भैया? जितना मैं छोड़ दूंगा वो आपसे बड़े क्वेश्चन, जैसे आसान क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, वो नहीं करा रहा मैं, ठीक है भैया? वो स्किप कर दूंगा, ठीक है? जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स है, जो आपसे नहीं होंगे वही कराऊंगा मैं केवल, ठीक है भैया? समझ गए? कल होना चाहिए रिटर्न में, इसका तो नियम बन गया, तू मरी जाती ज्यादा अच्छा रहता है यार। हाँ, ये नहीं खत्म हुई भाई, अब भाई अभी फैसला है, और भैया मैंने 2-3 बच्चों को किया, तेरे को पैसे दे लेगी यार, ऐसा मत कर भाई, विकास वो देगा यार, विकास भैया मेरे को बोले 3 दिन से तगादा कर रहे, तो भाई इतने पैसे कहाँ है? देखिए भैया, रवीश भाई कौन कर रहे थे? देखिए भैया, टाइम मत खराब करो मेरा, ध्यान दीजिए भैया। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग फिगर। देखिए भैया, फिगर आपका इधर रखा है Q1, ये है भैया Q2, ये इधर है F12 वेक्टर, इधर है भैया F21 वेक्टर। अब इस पहले समझिए कहना क्या चाह रहा है ये बेटा। प्रतिभा, ये पहले फोन दे दो बेटा, तुम लोग फोन बहुत खेलते हो, इधर लो। अच्छा देखिए भैया, ये फिगर क्या शो कर रहा है, पहले समझिए बेटा। यहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं ना। और अप्रोचिंग फोर्स क्या होता है भैया? हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है भैया? यानी ये फोर्स एक दूसरे को अगर अप्रोच करे, यानी ये दोनों चार्ज एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? पास में आ रहे हैं। पास में जब ही आते हैं जब क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है भैया? अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा ऑप्शन है Q1 इंटू में Q2 इज लेस देन 0। यही आंसर, ठीक है भैया? बता दिया वैसे 2 ऑप्शन, क्या फायदा, देख लो। ये आंसर है, पता है क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्शन जब भी होता है जब 2 चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होता है? लेस देन 0। बताया था आपको, कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, तो देख लेना आप, ठीक है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भैया इलेक्ट्रिक, लड़की इधर देखना है, उसको बाद में कर लियो फोटो, क्या दिक्कत है, ठीक है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज v। देखिए भी कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल है भैया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r डिस्टेंस पर कितना है भैया? r डिस्टेंस पर भैया क्या है? v है। क्या है? v है। तो कह रहा है भैया कि बताइए सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा? तो भैया बता दिया था मैंने आपको, 0 होता है, सुबह ही कराया था मैंने। डाइपोल के इक्वेटर पर इस लाइन पर पोटेंशियल हमेशा क्या आना बेटा? 0 आना, ठीक है? बताया था, चलो पता है ना क्यों? सब चार्जेस की, इस चार्ज का पोटेंशियल इस चार्ज का पोटेंशियल इक्वल अपोजिट, इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर, समझ गया? तो इसलिए 0 आता है। हाँ यहां पर लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नेगी, देखिए कह रहा है टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली।
आइडेंटिफाई मटेरियल ए एंड बी। तो भैया देखिए, ये मटेरियल ए का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है और ये मटेरियल बी का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भैया आप ना प्रैक्टिस नहीं करते घर पे। उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप कहोगे ये क्वेश्चन आई नहीं था, पढ़ाई नहीं था कभी। अबे क्वेश्चन सारी चीज तो तुम्हें पता ही है ना, करना तुम्हें ही है। ऐसे आप जेईई मेन के एग्जाम में देखोगे भैया आपको एक वर्ड मैच नहीं करेगा, और हर साल आप कितने भी सैंपल पर लगा लो, कभी एडवांस में कोई क्वेश्चन आज तक रिपीट ही नहीं हुआ है। कुछ ने भी 50 साल के, मतलब जब से आईआईटी खुली है ना, आईआईटी एडवांस का पेपर एक साल से लेकर लास्ट साल तक का कर लेना, एक क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एडवांस का पेपर नहीं होता रिपीट, हर साल नए क्वेश्चन बन के आते हैं, वही होते हैं। ठीक है भैया, देखिए भैया यहां पर अपने को ये ग्राफ दे रखा है और एक ग्राफ ये दे रखा है। बेटा बताइए, आइडेंटिफाई द मटेरियल ए एंड बी। बेटा देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर भाई प्लीज, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है मैं उस ऑप्शन के हिसाब से अभी नहीं बता रहा क्योंकि उसमें नाम दे रखा है डायरेक्ट। मैं आपको बताया तो ये किसके किसके ग्राफ है। जब आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपकी रेजिस्टिविटी और ये कम होती आ रही है, तो किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर घटाने के साथ? सेमीकंडक्टर। क्या है भैया? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम क्या होता है, जीई भी आता है, इंडियम आईएन भी आता है। तो ये तो अगर कोई सा तीनों में से कोई सा एक होगा तो आप समझ जाना भैया सेमी है। ठीक है भैया, और ये है भैया मेटल का। किसका है भैया? मेटल। आप सब जानते हो जितनी मेटल है, कंडक्टिंग कॉपर हो गया, आयरन हो गया, CuFe, और क्या और मेटल कौन? कॉपर हो गया, आयरन हो गया, Au सिल्वर। ठीक है भैया, तो ये उनका ग्राफ है। ठीक है भैया, समझ गए भैया? तो निकाल लोगे तीसरा क्वेश्चन। चलो अब देखिए, कह रहा भैया टू कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप P and Q have the radii of ratio 2:3. The loop Q carries a current 9 ampere anti-clockwise direction for the magnetic field to be 0 at the common center. Loop P must be carried. देखिए भैया क्या कह रहा है। अब यार इसको मिटो तो देखता कम से कम। जिस घमंड में तू कल पैंट कोट पहन के तो अरे चल रहा है नवाब बन गया, तो और कौन? क्या पहना था कल? नहीं है, 200 रुपए नहीं दे क्या? 200 रुपए नहीं दे क्या? देखिए भैया, कह रहा भैया टू कोसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप P and Q। कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर होगा। ठीक है भैया, इनकी रेडियाई का रेशियो क्या है भैया? अगर ये 2R है तो ये क्या है भैया? 3R है, क्योंकि 2:3 दे रखा है। समझ गए भैया? तो ऐसे दे रखा आपको। कह रहा है भैया जो Q है, P और Q, अच्छा P ये रहा और Q ये रही। ठीक है, और कह रहा है भैया कि इसने जो Q, आपकी जो Q है ना, उसने 9 एम्पियर का करंट कैरी कर रखा है। किस डायरेक्शन में भैया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 9 एम्पियर का करंट। तो भैया कह रहा है कि ये किस डायरेक्शन में करंट को कैरी करे। ध्यान दीजिए भैया, पहली बात तो ध्यान रखना कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, टोटल 0 है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? उल्टी थी। ये देखिए, ये कहां जा रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। कहां जा रही है भैया? आउटवर्ड जा रही है। याद है ना रूल सर्कुलर के लिए? ये क्या होता है? करंट। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैसे आ रहा है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है भैया? आउटवर्ड। यानी Q की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? बाहर की तरफ। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जानी चाहिए? अंदर की तरफ, तभी तो 0 आएगी। ठीक है भैया, तो ये क्या होना चाहिए भैया? BP। ठीक है भैया, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये। ठीक है, अब देखिए भैया सेंटर पर आपको इस पे करंट निकालना, डायरेक्शन पता लग गया ना भैया? इस पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो उस पे क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी भैया? तो ये देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था रवीश बेटा? ये वो भाई है जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की कॉपी लेके गए थे। अब सोचो इनको कितने नंबर मिलेंगे। और टीचर ने यह भी नहीं बोला कि जा बेटा घर पे वापसी जाओ लेके अपनी कॉपी, कुछ नहीं बोला इससे कि बैठ गया तू। अब भाई का वाइवा भी नहीं हुआ, सोचो, देख लो।
साला जूते पढ़ेंगे देखिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r क्यू हो चुप हो जाओ, और म्यू नॉट आई अपॉन में 2r p। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब बेटा देखिए रेडियस दे रखा है r, p अपॉन में r q का रेशियो रखा है 2/3। ठीक है भैया? अच्छा देखिए यहाँ पे n भी आता है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है भैया? 1 है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया? ये भी एक टर्म नहीं भी, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो गया। बेटा देखिए आई कितना है भैया? क्यू पे करंट कितना है भैया? 9 एम्पियर। रेडियस कितनी भैया? 3r। और ये क्या हो जाएगा भैया? आई अपने को निकालना है, और ये क्या होगा भैया इसका? 2r। सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे आंसर, आई की वैल्यू कर लोगे ना भैया? अब देखिए आसान क्वेश्चन था नहीं था? चलो क्वेश्चन नंबर 5 सीधा आते हैं। देखिए मैं इन क्वेश्चनों को एक एक करके क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन 1 नंबर के ही होते हैं। बड़ा क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 2 नंबर ले लोगे आप, ठीक है भैया? लेकिन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में गलत हो तो गलत है भैया, ऑप्शनल में तो पक्की बात है। देखिए भैया कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए रेडियस कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ आई। एक लॉन्ग सर्कुलर वायर है, लंबा चौड़ा, ठीक है भैया? ये बहुत लंबा चौड़ा, इसके ऊपर करंट जो जा रहा है वो क्या भैया? स्टेडी करंट आई है, ठीक है भैया? यूनिफॉर्म करंट है, ठीक है भैया? अब स्टेडी करंट का सोचते हो भैया? डीसी करंट। कौन सा करंट है भैया? एसी करंट वेरिएबल होता है, उसे स्टेडी नहीं कहते, ठीक है भैया? डीसी करंट है, ठीक है? The current is uniform distributed over the cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field at a point at a distance a by m2 above the surface where the wire to be that point is, ठीक है हो गया। देखिए अपने को यहाँ पे निकालना है, कहाँ पे निकालना भैया? a/2 पर। अच्छा a क्या है यहाँ पर? The ratio of the magnitude of magnetic field at point distant a by m2 above the surface of the wire। तो ए क्या यहां पर? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा, ए रेडियस हो सकती है, नहीं लेंथ पर है, लेंथ नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा वायर है। देखिए भैया ऐसे बोल रहा है, देखिए चलो वायर को थोड़ा मोटा बनाते हैं। अब क्वेश्चन को पूरा तो है नहीं है, ए मेंशन नहीं है, तो यहां पर इसकी ए रेडियस की क्या होगी भैया? ए रेडियस होगी, ठीक है भैया? इसके सरफेस में कितना करंट जा रहा है भैया? आई। सॉलिड वायर है ये, तो कह रहा है भैया सरफेस से a/2 डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है भैया? तो भैया आपको बता दूं ये कौन सा लॉन्ग वायर है, क्या है भैया? फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट 4π I अपॉन में 2a sin θ1 + sin θ2। ये फाइनाइट वायर का। लेकिन वायर अगर लॉन्ग है तो ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं भैया? 90 डिग्री के होते हैं, ये 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया? 2। क्या लिखते हैं भैया? 2। अपने को जितने डिस्टेंस में निकालना सेंटर से, तो क्या होगा भैया? ए तो इसकी रेडियस है, मैंने दे नहीं रखा वैसे, मैंने बता दिया अपने आप से कि ये इसकी रेडियस है, और सेंटर से क्या हो जाएगा? a + a/2। तो कुल डिस्टेंस क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। क्या होगा? तो ये डिस्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट 4π, करंट कितना है भैया? आई है, और ये क्या होगा? 3a/2। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या? म्यू नॉट 4π 4I/3a। आंसर क्या है इसका? रेशियो निकालना है क्या? देखिए अभी इसके अंदर भी निकालना है, मतलब इतने डिस्टेंस पर, ठीक है भैया? कह रहा है कि अगर इसकी रेडियस a है तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा? a/2 का डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा, a का आधा होगा, और सरफेस से a/2 का क्या होगा? ये होगा। तो पहले केस में जो आपको डिस्टेंस लेना है, देखिए भैया सॉलिड वायर का आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल कराया था जहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके मैंने एक वायर के, थिक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई थी, ठीक है भैया? तो चलो मैं एक बारी उस एग्जांपल कराया था, एम्पियर सर्किटल लॉ तो है ना एग्जाम में, चलो एक बारी वो एग्जांपल देख लीजिए तो आप ये क्वेश्चन को भी समझ जाओगे आराम से, ठीक है भैया? देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आएगा तो 3 नंबर का पूरा आएगा एग्जांपल, उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है भैया? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है भैया? और ध्यान दीजिए भैया इसकी रेडियस क्या है? आर है। क्या है? आर। इसके 3 अलग अलग पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट ए अंदर की तरफ है,
एक पॉइंट बी सरफेस पे है, एक पॉइंट सी क्या है भैया बाहर है। तो भैया जब आप सी पे निकालोगे तो क्या करोगे, गॉसियन सरफेस। जैसे आप गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, उस पॉइंट के बराबर आप क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस तैयार करते थे, याद है। ऐसे ही जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी किसी वायर की वजह से, तो आप वहां पर क्या करोगे, एम्पीरियल लूप बनाओगे। क्या बनाओगे, तो बना दिया भैया हमने क्या, एम्पीरियल लूप। इस एम्पीरियल लूप की सेंटर से दूरी क्या थी, आर। क्या थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, ये रही, और एलिमेंट क्या है भैया, डीएल है। तो एट पॉइंट ए की बात करता हूं, एट पॉइंट, और एट पॉइंट ए जो है वो जो रेडियस है इस एम्पीरियल लूप की, वो रेडियस जो एक्चुअल रेडियस से क्या है भैया, बड़ी है। ठीक है, तो भैया क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल याद है, बराबर में म्यू नॉट। देखिए यहां पर कॉस थीटा भी आता है, लेकिन मैं कॉस थीटा नहीं लिख रहा, पता क्यों, क्योंकि जब लूप सर्कुलर होगी तो भैया ये एंगल 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाता है, तो इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है इस लूप पर जितनी भी पॉइंट्स होंगे सब पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। तो भैया बी ए बाहर निकाल दीजिए, डीएल क्या होगा, छोटा पार्ट है, इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, 2 पाई आर, क्या होगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा बी ए इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यानी इस वायर के जब बाहर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, तो उसी में देखोगे तो म्यू नॉट करंट कितना है उसके सरफेस पे आई है, 2i डिस्टेंस क्या भैया 3a अपॉन में 2, जब बाहर थी आप। अब अंदर निकालने के लिए, तो अंदर की तरफ अगर आप निकाल रहे हो, पॉइंट अंदर की तरफ है, तो आपको पता है भैया अंदर ये सॉलिड है पूरा, होलो होता तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, होलो होता तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, अंदर अंदर 0 मैग्नेटिक फील्ड में, याद होगा आपको शायद। सॉलिड है तो भैया सॉलिड, पहले मैंने मान लिया ये सॉलिड का छोटा सा सिलेंडर बन रहा पतला सा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इसकी रेडियस मैंने क्या ली, स्मॉल आर, क्या ले ली, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या होगा, एक वैल्यू होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है भैया, टोटल करंट क्या है भैया आई, और अपॉन में कुल एरिया, इसका कुल एरिया क्या है भैया, रेडियस क्या है इसकी आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी आ गई आपकी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया से कितना करंट। तो इस छोटे से एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो भैया क्या करेंगे, जब भी आपको करंट निकालना है तो ध्यान रखना, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया कर दूंगा। तो करंट डेंसिटी क्या रखी है, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में छोटा सा एरिया क्या है भैया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया भैया, करंट आ गया जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू। अब लगाते हैं यहां पर एम्पीयर सर्किट लॉ। तो भैया जो लूप मैं तैयार करूंगा उस लूप की रेडियस भी क्या होगी, क्योंकि ए पॉइंट पर निकालना है, तो ए पॉइंट को लेकर के एक लूप बनाऊंगा, कौन सा, एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप क्या कहता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ बी एट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, डीएल बराबर में क्या होगा, म्यू नॉट, और इसके अंदर का करंट, इसके अंदर करंट क्या है भैया, स्मॉल आई, क्या है, स्मॉल आई। तो भैया बी ए बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और म्यू नॉट आई, क्या है भैया, आई की वैल्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ये देखिए यहां पर बी ए इक्वल्स में ये क्या होगा, 2 पाई आर और म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है भैया, एक आर से एक आर क्या हो भैया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बी ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हाँ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। तो जब आप अंदर की तरफ निकालोगे तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ठीक है भैया, और जब आप बाहर की तरफ निकालोगे तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ठीक है भैया, तो अब देखिए मैं पहले निकाल रहा हूं, तो वो आप निकाल रहे हो आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ a/2 डिस्टेंस पर, तो क्या होगा भैया, आउटसाइड क्या होगा, म्यू नॉट, करंट तो आ ही रहेगा, 2 पाई, डिस्टेंस क्या है 3 a/2। ठीक है भैया, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ आ रहे बी इनसाइड, तो म्यू नॉट करंट कितना है भैया, आई है, स्मॉल आर कितना लिखा है, स्मॉल आर जो वैल्यू लेनी है आपको, a/2, क्या है भैया, a/2, 2a, और रेडियस क्या है भैया इसकी, a, कोई दिक्कत तो नहीं है, a स्क्वायर, भैया होगी सेकंड इक्वेशन, दोनों पे डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, मतलब तरीका क्या है, या फॉर्मूला आपको याद रखना, नहीं याद है तो भैया इसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। क्या ये नहीं पता था आपको, ये एग्जांपल याद है आपको, याद है, एम्पीयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन में मैंने करा रखा है, बाकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, और आप देखोगे उसको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखोगे इसको तो आसानी समझ में आएगा जो मैंने करा रखा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, बता दो कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो।
ठीक है, अब बढ़ते भैया, कहते हैं इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन द फेरो, ये भी है क्या यार, फेरो कहां से आ गया? अच्छा, डाई पैरा पढ़ा तो रखा है ना मैंने, प्रॉपर्टी बता रखी है, बेसिक प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है कि किस तरह से इसका मैग्नेटाइजेशन होता है फेरो का, ये एक्सप्लेनेशन होगी तो वो नहीं पढ़ी। रवीश बेटा प्लीज। ₹100 बाकी है भी तेरे, मुझे नहीं पता, मैं तेरे को जानता हूँ, तेरी फीस में ₹100 कम थे, मुझे इतना पता है। मैं नहीं जानता हूँ कौन है प्रेम रवीश को जानता हूँ, प्रेम किसका नाम है ये? वही, अबे कम से कम उसने हिंदू नाम रखा है। आज से 3 साल पहले मेरी एक बंदे से लड़ाई हुई थी, फेसबुक में लड़ाई हुई थी, तो उसका नाम था एडवर्ड लुइस नाम था। तो भाई उससे बहसबाजी होगी मेरी, मैंने एक स्टेटस डाल रखा था थोड़ा हिंदूवादी उस पे, तो उसने कमेंट कर दिया, तो बहसबाजी होगी उसमें मेरी, तो मैं उसके मैसेज बॉक्स में गया, मैंने कहा वहां क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोलना साले, तो वहां पे उन को 2 गाली दे दी। मैंने कहा नाम क्या तेरा? कह रहा पढ़ ले ऊपर। मैंने कहा एडवर्ड लुइस। कह रहा मैंने कहा रहता कहाँ है तू? कह रहा भाई बनका दूंगा अगर आ गया हमारे इलाके में तो। मैंने कहा रहता कहाँ है तो बता दे। कह रहा बंगाली कॉलोनी। मैंने कहा एडवर्ड लुइस बंगाली में? मैं पहुंचा वहां पे, मैंने कहा शाम को मिलियो, एक काम कर दे। उसने सोच लिया होगा ऐसे कोई टुच्चा पुच्चा आ गया वही शाम को, वो मिला इतनी सी हाइट का था। जब वो आया ना, मैंने पहले मैं देख रहा था, फिर आया, कह रहा हाँ तू ही है समय? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। कह रहा एडवर्ड लुइस। एक रैप्टा मारा मैंने उसको। मैंने कहा नाम क्या? कह रहा संतोष। कम से कम उसने रवीश रखा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। पत्रकार रवीश कुमार से काफी इंस्पायर्ड बंदा है। ठीक है भैया, बिटू कर लोगे नहीं वाला? ये ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन पक्का याद कर लेना क्योंकि ये 3 नंबर की आती है। देखिए बेटा, अगला कह रहा है इफ द ओए भाई प्लीज, इफ द फेरोमैग्नेटिक सॉरी इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देखिए भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों में अंतर होता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड होती है जो किसी चीज को मैग्नेट बनाती है, मैग्नेटाइज या मैग्नेट बनाती है, नॉर्मल आपको बता रहा हूँ सिंपल वर्ड में, ठीक है। और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये मैग्नेटाइज होने के बाद जो फील्ड क्रिएट होती है, कोई सब्सटेंस फील्ड क्रिएट करता है, तो वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेट बनाती है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो होता है जब फील्ड मैग्नेट बन जाता है, तो वो जो फील्ड क्रिएट करता है उसको कहते हैं, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को। कह रहा भैया इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड, इट्स परमिएबिलिटी क्या होगी भैया? अब परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है भैया? रिमेन अनचेंज, थर्ड है, ठीक है भैया। परमिएबिलिटी क्या होता है? मैंने बताया था कांस्टेंट है, याद है? परमिएबिलिटी हर मटेरियल की डिफरेंट होती है डिफरेंट टेंपरेचर। देखिए भैया, अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है भैया। लेकिन अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो परमिएबिलिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ गया भैया? डिक्रीज हो रही है तो भैया टेंपरेचर होगा ये म्यू आर। परमिएबिलिटी क्या होता है भैया? मैग्नेट, ये क्या था? ऊपर बीएम था, नीचे, हाँ ठीक है भैया, ठीक है सॉरी गलती होगी मेरे से। ये क्या है भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये क्या है? अगर आप इसको कम करोगे तो क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा, और इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो क्या उल्टा ही है ना? ये यही था ना ये। चलो भैया ये रिलेशन ध्यान रखना भाई प्लीज। देखिए अगला कह रहा है भैया, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रखा है, ये वाला क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वो कई बार रखा है। देखिए कह रहा है भैया एन आयरन कोर कॉइल इज कनेक्टेड in series with the electric bulb with the AC source as shown in the figure. When iron piece is taken out the coil, the brightness of bulb will be
इंक, देखिए भैया सुन लीजिए, अब समझिए भैया इसका कंसेप्ट समझिए। ये बल्ब है, एसी सोर्स लगा हुआ है, देखिए भैया, भाई प्लीज देखिए, कह रहा भैया इसके अंदर एक आयरन वो रखा था, आयरन, ठीक है भैया। अब बता दूं भैया, तो यहाँ पर जिसके बारे में जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो है भैया, भाई प्लीज भाई, वो है भैया इसका इंडक्टेंस। अगर मैं बताऊं तो भैया इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ठीक है भैया, ये इंडक्टेंस होता है। ये म्यू आर पता है क्या है भैया, ये जो मटेरियल डाल रखा है ना इसके बीच में, ये इसकी परमिएबिलिटी को बताता है। और इस इंडक्टेंस से एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं भैया रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसे भैया, और रिएक्टेंस क्या होता है, अपोजिशन। क्या होता है भैया, अपोजिशन इन ऑल्टरनेटिंग करंट, इन ऑल्टरनेटिंग, तो ऑल्टरनेटिंग करंट है भैया, उसमें जो अपोजिशन होगी वो एक्सल होगी, एक्सल की वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा होती है। क्या होती है, और एल आपका ये रहा, एल आपका ये रहा। तो भैया जब आप इसको निकालोगे, ध्यान दीजिए भैया, इस देखिए भाई प्लीज यार बोलिए मत प्लीज, ठीक है भैया, जब आप इसको निकालोगे तो ये टर्म हट जाएगी, यहां से हट गई तो एल की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, है ना। ये जब आपने इसके अंदर ये रॉड डाली थी तो यहाँ पर म्यू आर लगा हुआ था। म्यू आर क्या था कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन, ठीक है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन, जैसे ही आपने आयरन को इसको हटाया नीचे से तो ये वाली टर्म क्या होगी भैया, हट गई, यानी ये क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया। और जब एल डिक्रीज हो जाता है तो एक्सेल भी क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाता है। अपोजिशन इन एसी करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज हो जाएगा तो भैया क्या होगा, ब्राइटनेस क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, समझ बात नहीं, दोबारा बोल रहा हूं भैया, जैसे ही आप आयरन कोर को इसके अंदर उल्टा चल रहा हूं क्वेश्चन में, जैसे ही आप आयरन कोर को डालोगे तो यहां पर क्या आएगा, म्यू आर, म्यू आर से एक्सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सेल सॉरी एल बढ़ जाएगा तो एक्सेल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा तो अपोजिशन क्या होगा, करंट क्या आएगा इस ब्रांच में, कम, ब्राइटनेस कम। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एक बार, ये इसमें तो बाहर निकालने का, उसमें क्या है भैया, आयरन और रॉड को आप अंदर ही डाल देते हो, ठीक है भैया, तो उससे क्या होता है भैया, ब्राइटनेस क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। Which of the following statement is not true about the property of electromagnetic wave? इनमें से कौन सी, भाई प्लीज, मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे, उस सिलेबस में है। बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, 11-12 प्रॉपर्टी होती है। मैं आज आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, बहुत आसान है। केवल प्रॉपर्टी यूज पढ़ लोगे, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। मैं तो कह रहा हूं इक्वेशन एक आध, जो इक्वेशन पे एक आध क्वेश्चन कराया ना वीडियो में, वो देख लेना बस, और जिसको 11 याद है उसको वो भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है भैया। तो पढ़ लोगे तब समझ में आएगा, अभी आपने नहीं पढ़ी होगी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है भैया, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं भैया, ये कर लोगे भैया, बहुत आसान है, ठीक है भैया। अभी कह रहा है भैया, अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल in the xy plane are moving out from the uniform magnetic field with a constant velocity v equals to vi cap, ठीक है भैया। the magnetic field is directed along the negative z axis direction. The induced EMF during the passage of the these loop out of the field region will not remain constant. 4, देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि यहाँ पर 3 आपके पास कॉइल है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखिए यहाँ पर जो पहली बात तो जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ओ सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल भूल जाओ, इसका इस्तेमाल कभी मत करना। 90% बच्चा इसका इस्तेमाल करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ गलत देता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है भैया इसका, सबसे बढ़िया तरीका है इसको देने का, लेंज लॉ। लेंज लॉ बहुत आसान है भैया, लेंज लॉ एक बार ये आपको बताया तो, लेंज लॉ कहता है भैया कि अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो कॉइल उसको अपोज करेगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो अपोज करेगी। अब चेंज इंक्रीज करेगा तो उसको डिक्रीज करने का प्रयास करेगी, और डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज करने का। बस इसी के ऊपर आपको डायरेक्शन देनी है, आपको कोई रूल अप्लाई नहीं करना, केवल लेंज लॉ याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, देखिए
कह रहा है भैया देखिए 3 यार प्लीज यार, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक, बेटा कर लेना इसको अच्छे से, और जिसको कोई डाउट होगा तो रिकॉर्डिंग ऑन करके देख लेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां होती है, सबसे ज्यादा नंबर घटते हैं। बड़े क्वेश्चन तो आप रट ही लोगे, डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। एक भैया स्क्वायर वाली कॉइल, ठीक है, एक भैया रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्या है भैया, एक है इलिप्टिकल कॉइल, इलिप्टिकल ऐसा ऐसी है, और एक है भैया सर्कुलर, ठीक है भैया। इन सबको क्या कर रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है ना, विद वेलोसिटी सबको वी से खींचा जा रहा है, ठीक है भैया। कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है भैया कि किन लूप के अंदर आपका जो फ्लक्स होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखिए भैया कांस्टेंट नहीं रहेगा किसमें, तो भैया ये ध्यान रखना कि जो आपका फ्लक्स है अगर वो सेम रेट से चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर उसका चेंज होने का रेट बदल रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, वेरिएबल। क्या रहेगा, और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई अपॉन में माइनस छोड़ देना भाई, माइनस लगता है अपोजिट साइन के लिए। अब फाई को देखेंगे तो भैया क्या होगा, बी ए डी टी। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या है भैया, क्या चेंज हो रहा है, जब बाहर निकालोगे तो एरिया चेंज होगा, क्या होगा, तो अब देखिए भैया बी बाहर निकालिए, डी ए अपॉन में क्या हो गया, डी टी हो गया, क्या हो गया। अब देखिए भैया जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, 1 सेकंड में इसका जितना पार्ट निकलेगा, मान लीजिए इतना पार्ट 1 सेकंड में निकला, तो अगले सेकंड में भी क्या होगा, इतना ही पार्ट निकलेगा, अगले सेकंड में भी क्या होगा, इतना ही पार्ट बाहर निकलेगा, अगले सेकंड में भी क्या होगा, इतना ही पार्ट, बराबर पार्ट निकलेगा ना इसका। तो भैया यहाँ पर चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इस केस में, यानी इस केस में बदलने वाला ईएमएफ नहीं है, ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भैया। अब देखिए नितिन भाई बहुत मारता हूं मैं, पता ना तेरे को, बेटा पानी नहीं, मेरे को पानी पीने की जरूरत है लेकिन मैं पानी नहीं पी रहा। देखिए बिल्कुल सेम यहां पर भी होगा, 1 सेकंड में अगर इतना पार्ट जाएगा तो 1 सेकंड में इतना इतना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर भी क्या होगा, ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। अब जरा इसको देखिए भैया, अगर आपको पता है 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया तो अगले सेकंड में भी इतना ही करेगा, लेकिन एरिया इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका एरिया और ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस आप ये देख रहे हो ना, एक्स, ये एक्स, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, लेकिन इसका एरिया और ज्यादा हो गया, इसका एरिया फिर कम होने लगा, समझ गए भैया। यानी यहां पर ईएमएफ क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा, समझ गए। और इसमें भी क्या होगा भैया, पहले इतना एक्स एक्स एक्स, तो आप देख रहे हो एरिया पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, घटना चालू होगा। यानी इन दोनों केस में ईएमएफ क्या होगा, जब आप बाहर की तरफ ले तो भैया क्या होगा, ये क्या होगा भैया, वेरिएबल, इन दोनों में क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट। अब डायरेक्शन भी सुन लो, डायरेक्शन कैसे दी जाती है। अच्छा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, अंदर की तरफ कैसे आ रही है भैया, ध्यान दीजिए बेटा, समझ गया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैं बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर अगर ये अंदर की तरफ जा रही है तो उसके अपर फोर्स पे क्या होगा, साउथ पोलैरिटी होगी, क्या होगी, अबे भैया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो साउथ ही तो पोल होता है। अब एक चीज देखो भैया कि अगर मुझे पता है कि कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वो उसको पसंद नहीं आएगा, अपोज करेगी उस चेंज को, ठीक है भैया। तो जब हम इसको बाहर ले आते हैं तो इस कॉइल का फ्लक्स क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है भैया। अब जब डिक्रीज करेगा तो कॉइल क्या कहेगी, भैया मेरा फ्लक्स डिक्रीज मत हो, तो साउथ पोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्या होगी। और जहां पर साउथ पोल रहता है करंट की डायरेक्शन सही या नहीं, याद है भैया, साउथ पोल में सही होती है और नॉर्थ पोल में नहीं होती है। तो जैसे साउथ पोल आएगा भैया क्या करोगे, क्लॉकवाइज, क्या करोगे भैया, करंट क्या आएगा भैया इसमें, क्लॉकवाइज, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या रहेगा भैया इसमें, क्लॉकवाइज। अब देखिए बिल्कुल सेम इसमें भी होगा, क्योंकि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, बाहर निकालूंगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, अंदर जाने का मतलब क्या है भैया, साउथ पोल। अगर मान लीजिए मैं इसको बाहर से अंदर ले आ रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया, बाहर से अंदर की तरफ ले आ रहा हूं तो उसका फ्लक्स तो पहले कम था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, कॉइल चाहेगी मेरा फ्लक्स बढ़े, इसलिए ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की एंट्री बंद करेगा, बंद करने के लिए क्या लगेगा भैया, नॉर्थ पोलैरिटी, और नॉर्थ पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन सही है नहीं, नहीं मतलब समझ गए भैया, ऐसे दी जाती है लेंज लॉ से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ करंट, समझ गए भैया। ये ज्यादा बेटर है, मेरे को तो यह ज्यादा बेटर लगता है, वरना आप रूल लगा के
आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा बेटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 मिनट रहे ना तो फिर मैं काम दूंगा ना ये वाला क्वेश्चन। देखिए बेटा कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए बच्चा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भैया इन YDSC बोल देगा। अब बोल देगा तो क्या क्या सोचना है, मैंने आपको बताया था YDSC बोलेगा तो I1 बराबर में I2, A1 बराबर में, दोनों वेव क्या है भैया आइडेंटिकल है। ठीक है, हाँ कह रहा भैया द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ इट्स वेवलेंथ। कह रहा है वेवलेंथ का 1/8 पार्ट था पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच का। ध्यान दीजिए भैया, समझ गया? कह रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। देखिए भैया क्या कह रहा है, सुन लीजिए। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या पेट में तेरे? फिर देखिए सर में दर्द हो रहा है, हफ्ते में तो एक बार आता भी है, उसमें भी दर्द हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी इसके। ठीक, देखिए भैया कह रहा भैया इन YDSC स्लिट एक्सपेरिमेंट द पार्ट डिफरेंस ऑफ द सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन द टू इंटरफेरिंग पॉइंट इज 1/4 ऑफ इट्स वेवलेंथ। किसी पॉइंट में देखिए भैया दो वेव के बीच में कोई पॉइंट है, तो आपको पता है डबल स्लिट से वेव निकलती है, एक वेव यहां से निकलेगी, एक वेव यहां से निकलेगी। ये स्क्रीन है, मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जब यहाँ पर इंटरफेयर हो रहा है ना, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो क्या है भैया? λ/8 है। क्या है भैया? ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब कह रहा है भैया द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। देखिए भैया कि यहां पे देखिए भैया क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी सेंटर पे है ना, सेंटर पे क्या बनती है भैया? ब्राइट फ्रिंज। यहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी? I1। और यहाँ की क्या होगी भैया? इधर क्या होगी भैया? नहीं मैक्सिमम तो, मैक्सिमम की बात आप जब करोगे इंटेंसिटी की जब आप सिंगल स्लिट कर रहे हो, क्योंकि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है भैया कि आपकी इंटेंसिटी बदलती रहती है, लेकिन डबल स्लिट में इंटेंसिटी क्या रहती है? एक जैसी रहती है। समझ गए भैया? डबल स्लिट में इंटेंसिटी क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी। तो भैया कह रहा था रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट दैट द सेंटर इज ब्राइट फ्रिंज। एक मिनट रह गया, रुक जाए इसको सोचते हैं। देखिए भैया आपको करना क्या है इसमें, पहले देख लीजिए। 1 मिनट रह गया, फिर अभी मीटिंग हो जाएगी, मेरा का रह जाएगा फिर पेपर। ठीक है भैया, देखिए अभी अपना आना भैया। अबे एलईडी तो है इसमें, ये देख। हाँ केस स्टडी है, क्या नहीं दिया, लेकिन मैंने एलईडी तो बता ही दिया आपको थोड़ा बहुत। तो भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 35 घर से करना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आसान से हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 34, देखिए आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ भैया आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 33, 35, 34, 33, 31, 31, 19, 20,